Hello guys, this is Anant Arya from Anant Gyan Extra Educare, directed by X Faculty of LN Akash Pencil Classes and Career Point कोटा। क्या आपको केमिस्ट्री पेपर का बिहार बोर्ड 2024 का केमिस्ट्री पेपर का आंसर चाहिए विद एक्सप्लेनेशन? तो जो विद्यार्थी 2024 के एग्ज़ाम में अपीयर हुए, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, तो इससे वह अपने क्वेश्चन के आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आने वाले जो कि 2025 में या उसके बाद जो अपीयर होने वाले हैं, उसके उन लोगों के लिए ये वीडियो मॉडल पेपर, बूस्टर मॉडल पेपर जैसा काम करेगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए मैं आपको जो भी आंसर है वो PDF के द्वारा आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी हाईएस्ट क्या होगा? तो ये जो इसका ऑर्डर होता है ऊपर से टॉप टू बॉटम, जो बॉन्ड एनर्जी है वो डिक्रीज होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज। तो यहाँ देखिए, ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम और टेलुरियम। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी कैसे होना चाहिए? ऊपर से नीचे बॉन्ड एनर्जी घटता है, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होना चाहिए ऑक्सीजन का, सल्फर का, सेलेनियम का, उसके बाद टेलुरियम का। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या हो जाता है कि सल्फर का जो है बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाता है देन ऑक्सीजन। क्यों ऐसा? ऑक्सीजन का लोन पेयर रिपल्सन के कारण ऐसा होता है। रीज़न में हम लोग ये देते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर हो जाता है, तो कुछ इस तरीके का जो हमारा करेक्ट ऑर्डर बन जाता है। मीन्स कि सबसे सल्फर का सबसे बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा। तो यहाँ थ्योरेटिकल हम लोग बोल सकते हैं कि ऊपर से नीचे, तो मतलब कि सल्फर का क्या होता है? कम होता ऑक्सीजन से। लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली यहाँ पर 204 किलो जूल ऑक्सीजन का होता है, 204 किलो जूल, और सल्फर का होता है 266 किलो जूल। तो हम लोग देख सकते हैं प्रैक्टिकली 266 किलो जूल सल्फर का ज़्यादा है। इसी तरीके से यहाँ पर ग्रुप नंबर 17 में भी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बहुत पूछा जाता है। ये जो ऑर्डर होता है, तो इसका ऑर्डर कुछ इस तरीके से, सबसे पहले ऊपर से नीचे बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करता है, तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल इसका जो ऑर्डर होता है, क्लोरीन, उसके बाद इसके बाद आता है, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद फ्लोरीन आता है, उसके बाद आयोडीन आता है। ये होता है ये होता है ग्रुप नंबर 17 का ऑर्डर होता है बॉन्ड एनर्जी का। इसमें भी रीज़न पूछा जाता है, तो ये लोन पेयर रिपल्सन के कारण हम लोग, यही इसका रीज़न है। तो ये हो गया Cl2 का सबसे ज़्यादा और आयोडीन का सबसे कम, और फ्लोरीन क्या आ जाता है? थर्ड पोजीशन पे आ जाता है। तो ऑप्शन देखिए, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है, NiCO4 होल 4 में निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहाँ देखिए कि CO इसका क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है CO। तो अगर देखा जाए हम लोग जो जैसे सॉल्व करते हैं, तो x + 0 × 4 बराबर, और होल पे देखिए कौन होल पर क्या न्यूट्रल चार्ज है? 0 चार्ज है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? x + 0 × 4 बराबर 0। देयरफॉर x का वैल्यू क्या आएगा? 0। मतलब निकल का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में, ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज। अब देखिए पहले हम बताते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं पूरा अच्छे से। यहाँ पर समझिए, अब देखिए यहाँ पर कंसेप्ट क्या है कि R इज इक्वल्स टू K⁻n। ये हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, जहाँ पर n जो होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ये C कंसंट्रेशन होता है, और K क्या होता है यहाँ पर? रेट कांस्टेंट, और R होता है रेट। तो जस्ट हमें रेट कांस्टेंट के बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो K इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं R/C⁻n। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? R/C⁻n। देखिए R/C⁻n लिख सकते हैं ना। अब रेट का और C⁻n का, ये सब का हम लोग क्या करेंगे? यूनिट लिख लेंगे। तो देखिए अब हम लोग इसका जब यूनिट लिखते हैं, तो कि क्या आता है? हमारा जो रेट का यूनिट होता है, ये होता है मोल पर लीटर
ये तो गेट बंद कर दो, तो गेट बंद कर देना। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स में आप लोग पढ़े होगे कि यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि R इज इक्वल्स टू के सी का पावर n, जहाँ पर n क्या होता है, n होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और k होता है रेट कांस्टेंट, और r होता है रेट, और c होता है कंसंट्रेशन। तो k के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया, तो k इज इक्वल्स टू r अपॉन c का पावर n हो जाएगा। अब रेट का जब हम लोग यूनिट लिखेंगे तो रेट का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा मोल, ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू मोल पर लीटर, सॉरी मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा किसका, के, ये आर का, और सी का पावर एन क्या होगा, कंसंट्रेशन का। आप लोग जानते हैं ये होता है मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर का होल पावर एन हो जाएगा। तो मोल पर लीटर का होल पावर एन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मोल का पावर एन। तो होल कितना बन जाएगा, मोल का पावर 1 माइनस एन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, मोल का पावर, इसका फाइनल जो आएगा, मोल का पावर कितना आएगा, यहाँ पे जो फाइनल आएगा मोल का पावर 1 माइनस एन, और क्या आएगा 1 माइनस एन, और एल का पावर एन माइनस वन आएगा, एल का पावर एन माइनस वन आएगा, और एस सेकेंड SEC इसका होल पर -1। तो यही हमारा जो है कंसेप्ट है। अब कोई ऑर्डर के लिए पूछा जाए, सेकंड ऑर्डर की फर्स्ट ऑर्डर, हम लोग जस्ट ये फॉर्मूला n का वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से अपना यूनिट लाएंगे। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन है कि रेट कांस्टेंट ऑफ ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, n का वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो देखिए जैसे ही हम लोग n का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो मोल पर लीटर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए n का वैल्यू जब 2 पुट करते हैं तो ये आ जाता है मोल पर लीटर, सॉरी मोल के पावर -1, और 2 पुट किए तो यहाँ पर लीटर, और सेकंड का ये तो डायरेक्ट इस सेकंड का पावर -1 ही रहेगा, तो मतलब ये पर सेकंड होगा। तो ये हमारा आ रहा है। तो देखिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, मोल पर मोल लीटर पर सेकंड, तो पर मोल लीटर पर सेकंड, तो ऑप्शन सी इसका जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, 52 भी केमिकल काइनेटिक्स से ही है कि इसका पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द, इफ़ द रेट इक्वेशन ऑफ फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज इतना, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट इसका पावर ये 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, टोटल ये 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 क्वेश्चन है। अब ये भी क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में यहाँ पर कहा गया है कि x/m इज इक्वल्स टू के पी का पावर 1/n। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका 53 का आंसर ये ए हो जाएगा। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन है कि मिल्क इज़, तो मिल्क क्या है, वाटर फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर। तो इस ये भी है ना, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जान फैट जो होता है वो डिस्पर्स इन वाटर, इसको बोलते हैं मिल्क। ये सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लायोफिलिक कोलोइड। तो ये इसका जो आंसर है गम होता है। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है कि ये अगर याद है तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेबर्स प्रोसेस में विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। हेबर्स प्रोसेस हम लोग जानते हैं कि जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो ये NH3 देता है। अब NH3 देता है, यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं आयरन एज कैटलिस्ट, ये हम लोग कैटलिस्ट के रूप में यूज़ करते हैं, और मॉलिब्डेनम हम लोग प्रोमोटर के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, मतलब आयरन जो है कैटलिस्ट है और मॉलिब्डेनम होता है वो प्रोमोटर होता है, लेकिन ऑप्शन में दोनों साथ में दिया रहता है, इसलिए बी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड।
तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का जो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है कि H3PO4 होता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को ही हम लोग फॉस्फोरिक एसिड को ही हम लोग ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। और H3PO3 यहाँ पर क्या है, ये ऑर्थोफॉस्फरस एसिड है। और अगर हम लोग H3PO4 में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं तो ये हमारा बनता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और वाइल अगर हम दो मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4 में से हम लोग वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं तो ये बनता है हमारा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो हमारा जो 57 का करेक्ट बी आंसर हो जाएगा। अब XCF4 है, तो अब इसका जो है स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं कि ये इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ लोन पेयर होता है, यहाँ पर F होता है, F और यहाँ पर F और यहाँ पर F। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर प्लेनर होता है, जो कि केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर बॉन्ड पेयर काउंट करते हैं और लोन पेयर काउंट करके हम लोग इसका लोन पेयर नहीं करते। तो स्ट्रक्चर ऑफ XCF4 इज, इसका हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। हाँ, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन डज नॉट एग्जिबिट ए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये भी तो हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन जो होता है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है। ये सबसे मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है। तो इसी कारण से ये क्या है कि ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 होता है और मिनिमम इसका -1 होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर 59 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग, और ये जो कंसेप्ट है ये हमारा पी ब्लॉक से लिया गया है। ये कंसेप्ट पी ब्लॉक लिया गया है, साथ ही साथ रिडॉक्स रिएक्शन से क्लास 11 के रिडॉक्स से भी लिया गया है। 60 क्वेश्चन नंबर ये केमिकल बॉन्डिंग का क्लास 11 से लिया गया और पी ब्लॉक से लिया है। कि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल हम लोग वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग ऊपर से नीचे जाते हैं तो बॉन्ड एंगल क्या होता है वो घटता है। तो इसी कारण से यहाँ पर सबसे देखें तो सबसे बॉन्ड एंगल कम किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का जो है वो सबसे कम बॉन्ड एंगल हो जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन डज नॉट एग्जिबिट ए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये भी तो हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन जो होता है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है। ये सबसे मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है। तो इसी कारण से ये क्या है कि ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 होता है और मिनिमम इसका -1 होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर 59 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग, और ये जो कंसेप्ट है ये हमारा पी ब्लॉक से लिया गया है। ये कंसेप्ट पी ब्लॉक लिया गया है, साथ ही साथ रिडॉक्स रिएक्शन से क्लास 11 के रिडॉक्स से भी लिया गया है। 60 क्वेश्चन नंबर ये केमिकल बॉन्डिंग का क्लास 11 से लिया गया और पी ब्लॉक से लिया है। कि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल हम लोग वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग ऊपर से नीचे जाते हैं तो बॉन्ड एंगल क्या होता है वो घटता है। तो इसी कारण से यहाँ पर सबसे देखें तो सबसे बॉन्ड एंगल कम किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का जो है वो सबसे कम बॉन्ड एंगल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये एक अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग को हर एक ऑप्शन में जाकर देखना पड़ेगा कि किसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। हर एक ऑप्शन को चेक करना होगा। सबसे पहले Mg2+ देखिए नियॉन के बाद आता है, तो इसका जो होता है लास्ट में नियॉन के बाद जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है ये क्या होता है 3s2 होता है। ये होता है 3s2। तो देखिए 3s2 होता है, लेकिन क्या बोल रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन हटा देना है, मतलब ये इसका जो हो जाएगा 3s0। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो इसका कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब Ti3+, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 22 होता है। अब वैनेडियम का 23 होता है और आयरन का 26 होता है। अब देखिए टाइटेनियम का यहाँ पर Ti3+ बोल रहा है, तो ये आर्गन ये जो है आर्गन के बाद आता है। तो आर्गन के बाद इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आर्गन तक 18 आ गया, उसके बाद होता है हमारा 4s2 मतलब हो गया 18 और 20, और उसके बाद 3d सेल भरता है 3d 4s2, उसके बाद हो जाएगा
यहाँ पर 3D2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि Ti3+ से 3+ बोल रहा है, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हटेगा। सबसे पहले आउटर मोस्ट सेल से निकलेगा, मतलब 4s2 से निकलेगा, तो 2 तो ये क्या बन जाएगा, और एक पेनल्टीमेट सेल से निकलेगा जो कि D सेल से निकलेगा। तो ये जो Ti3+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा ये हो जाएगा 3D1 और 4s2। ठीक है, ये किसका हो गया, ये हो गया हमारा Ti3+ का। अब नेक्स्ट है अब V3+ का। अब देखिए V3+ का क्या होगा। अब यहाँ पर हम लोग वैनेडियम, तो सबसे पहले वैनेडियम को हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता रहना चाहिए, वो होता है 23। अब इसका जो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, आर्गन के बाद 18 आर्गन हो गया, उसके बाद हमारा 4s2 भरता है, 4s2 मतलब 20 और 3D3 हो जाता है। अब क्योंकि बोल रहा है वैनेडियम 3+, देखिए यहाँ 3+ बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3+ बोला जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 3+ बोला जा रहा है, तो इसमें फॉर वैनेडियम 3+ इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा ये हो जाएगा 3D, कितना, 2 इसमें से निकलेगा, एक इसमें से निकलेगा, 3D2 4s2 हो जाएगा। ये इसका इलेक्ट्रॉन सॉरी 4s0 हो जाएगा इधर। नेक्स्ट है Fe3+। अब Fe3+ का लिखते हैं Fe, तो सबसे पहले जब आयरन का लिखते हैं तो ये आर्गन इधर आता है, उसके बाद आता है 4s2 और आर्गन का कितना होता है, 26 होता है, 26 के तो 18 + 2 20 हो गया, और उसमें 3D6 हो जाता है। यहाँ क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि Fe3+, तो 3 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बाहर से निकालेंगे, तो यहाँ पर Fe3+ का जो आता है, Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है वो होता है आर्गन। अब आर्गन उसके बाद होता है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलता है और एक इसमें, मतलब ये क्या बन जाता है 3D5 और 4s0। तो देखिए सबसे मैक्सिमम यहाँ पर देखा जाए तो सबसे मैक्सिमम यहाँ पर Fe3+ का हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर D में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं और ये पूरे फुल है, और ये यहाँ पर 5, तो सबसे जो मैक्सिमम है वो Fe3+ का है। तो यहाँ पर Fe3+ इसका आंसर है। फिर हाफ, यहाँ पर हाफ फील्ड है, सब में हाफ ऑफ फील्ड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। देखिए इसको समझते हैं कि यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है। अब देखिए समझते हैं कैसे डी ऑप्शन आंसर है। देखिए Fe3+ का सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे तो ये देखिए Fe3+ का अगर हम लोग लिखे तो ये है हमारा Fe3+। अब देखिए आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जाए तो ये होता है कैसे, पहले तो आर्गन का होता है, आर्गन के बाद क्या भरा जाता है, 4s ऑर्बिटल, 4s ऑर्बिटल भरा जाता है। 4s ऑर्बिटल यहाँ पर आर्गन कितना 18 और ये 26, तो 18 और 4s2 होता है, उसके बाद 3D6 हो जाता है। यहाँ बीच में इधर लिख दे रहे हैं, ये हो जाता है 3D6। लेकिन यहाँ पर हमको 3 लॉस कराने के लिए बोल रहा है, तो इसका एक्चुअल कितना हो जाएगा, Fe3+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये हो जाएगा हमारा आर्गन, उसके बाद 3D4, 2 यहाँ से हटा देते और एक इधर, तो यहाँ पर 3D5 और 4s0 हो गया। तो हम 4s से 2 निकाल दिए और एक इलेक्ट्रॉन 3D से निकाल दिए, तो कितना हो गया टोटल, यहाँ पर देखिए 3D ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन भर गए, 1 2 3 4 और 5। लेकिन ये इसलिए इसी कारण से 5 सबसे मैक्सिमम, चारों में से सबसे मैक्सिमम Fe3+ का रहा है कि इसमें D ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखते हैं बाकी सब क्यों नहीं हो रहा है, उसका भी हम लोग देखते हैं। अब देखिए पहला ऑप्शन हमारे पास Mg2+ है, तो Mg2+, ठीक है, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, हम लोग नियॉन के बाद भरते हैं 4s2। अब बोल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देने के लिए, तो ये कितना बन जाएगा,
ये हो जाएगा 4s0। तो इसमें तो है ही नहीं कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आके देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है टाइटेनियम Ti3+। सबसे पहले इसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 22। ठीक है, तो ये कैसे भरा जाएगा? सबसे पहले तो हम लोग आर्गन तक जाएंगे 18 तक, उसके बाद भराता है 4s ऑर्बिटल, इसमें 2 भरेंगे, उसके बाद 3d। आर्गन का 18 हो गया और 2 हो गया s ऑर्बिटल का, तो टोटल कितना हो गया? 18 2 20 और 3d 2। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 3+ बोल रहा है तो 3 हमको लॉस कराना पड़ेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग 4s से निकाल देंगे, तो ये फर्दर हमारे पास कितना बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा, कितना हो जाएगा? Ti3+ का हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन, उसके बाद 3d 1 और 4s0। तो देखिए यहाँ पर एक आ रहा था, और वही अभी जो लास्ट जो Fe3+, जो डी ऑप्शन हमारा आंसर है, उसमें 5 आ रहा था, और यहाँ पर तो 0 ही आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन वैनेडियम का देखते हैं। यहाँ पर देखिए वैनेडियम का होता क्या है। अब देखिए वैनेडियम V3+, तो हमें V3+ का बोला जा रहा है, V3+। तो वैनेडियम का सबसे पहले एटॉमिक नंबर पता रहना चाहिए। ये एटॉमिक नंबर इसका 23 होता है। तो ये कैसे भरेगा? सबसे पहले यहाँ पर आर्गन तक तो भर जाएगा, उसके बाद भरेगा 4s ऑर्बिटल 4s2, उसके बाद 3d ऑर्बिटल भराएगा। 18 तो 20 हो गया, उसके बाद 3 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर 3 लॉस कराने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग 4s से 2 हटा देंगे और 3d ऑर्बिटल से 1 हटा देंगे। तो इसका जो एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन V3+ का आएगा वो हो जाएगा आर्गन, उसके बाद 3d1 सॉरी 3d2 और 4s0। यहाँ पर देखिए डी में मात्र खाली 2 इलेक्ट्रॉन है, डी में हम लोग जानते हैं ऐसे होता है, यहाँ पर 2 ही भरे जा रहे हैं। इसी कारण से हमारा जो मैक्सिमम देखिए हम लोग की Fe3+ में मैक्सिमम था, देयरफॉर डी इसका जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। सबसे पहले क्रोमियम का अगर हम लोग लिखे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक लास्ट में हो जाता है 3d5 और 4s1, किसके बाद? आर्गन के बाद होता है, आर्गन के बाद ये आता है। तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? 5+1 5+1 बराबर 6 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर +6, मतलब ऑप्शन नंबर डी। यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है हम लोग का। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Cu2+ आयन में, जिसका एटॉमिक नंबर 29 हम लोग जानते हैं। तो इसका देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉपर का लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो 29 होता है। तो यहाँ कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा? आर्गन, उसके बाद यहाँ पर 4s2 और 3d, कितना है? आर्गन का 18 + 2 20 और यहाँ पर 3d 9। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है, और इसका एक्चुअल जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कॉपर का, ये एक्चुअल होता है। ये याद ही रखना चाहता है, थ्योरी में हम लोग पढ़ते भी है। ये हो जाता है 3d 10 और 4s1, ये होता है इसका एक्चुअल। अब हमको पूछना है Cu2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। तो Cu2+ का क्या हो जाएगा? आर्गन, उसके बाद 3d, सबसे पहले 4s से निकालेंगे तो 4s का 0 हो गया और 3d 9 हो गया। अब देखिए 3d 9 का जब हम लोग बनाते हैं, देखिए यहाँ पर d ऑर्बिटल, ये देखिए, तो टोटल ये 5। अब देखिए इसमें फिलिंग कैसे होगा। सबसे पहले तो एक एक सब में 9 है, तो एक एक सब में कर देते 1 2 3 4 और 5, और उसके बाद नेक्स्ट करते हैं यहाँ से 5 हो गया, 6 7 8 9। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर अनपेयर्ड, क्वेश्चन में देखिए फिर से पूछा गया है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का बी, दैट इज़ 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर।
अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम। तो आइसोटोनिक वो वैसा सॉल्यूशन जहाँ पर जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है तो ऑस्मोटिक पाई या तो पाई बराबर होता है, पाई 1 बराबर पाई 2 होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखा जाए तो पाई का ऑप्शन नहीं दे रखा है, ना ही ऑस्मोटिक प्रेशर का दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि पाई बराबर होगा तो पाई 1 बराबर पाई 2 कर देंगे। और हम लोग जानते हैं पाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CRT। तो मतलब C1RT बराबर C2RT। तो क्योंकि यहाँ पर RT और RT क्या है, कांस्टेंट है, देयरफॉर हम लोग इसको RT और RT को कैंसिल आउट करके C1 बराबर C2, मतलब इन दोनों का जो मोलर कंसनट्रेशन, सॉरी आइसोटोनिक सॉल्यूशन का जो मोलर कंसनट्रेशन होता है वो सेम होता है, मतलब कि इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एन एजोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2OS। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये याद रखने वाला है। ये होता है 20.2%, 20.2% HCl होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि इस परसेंटेज पे ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर के जैसा काम करेगा, इसलिए हमारा जो 65 का है ये सी आंसर हो जाएगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 66। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 96500 ए चार्ज ऑफ इतना कूलम लिबरेट्स कितना फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। देखिए यहाँ पर कंसेप्ट हम लोग समझते हैं, ये फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये क्वेश्चन फैराडेज लॉ से रिलेटेड है कि जो वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मास। तो हम लोग जानते हैं कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। We know that the equivalent mass is equals to molar mass upon n factor। ठीक है, तो ये मतलब कॉपर डिपॉजिटेड हो रहा है, तो इसका मतलब जो इक्वेशन होगा कुछ इस तरीके होगा, क्योंकि Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये होगा Cu, ये हमारा इक्वेशन एक्चुअल का, ये हमारा इक्वेशन होगा। अब यहाँ पर कितना फराडे इन्वॉल्व है, यहाँ देखिए 2 फराडे, तो यहाँ पर 2 फराडे क्या है, इन्वॉल्व है फॉर द डिपोजिशन ऑफ कॉपर। तो यहाँ पर 2 फराडे इन्वॉल्व है, कितना मोल के लिए, 1 मोल के लिए हम लोग देख रहे हैं। तो फराडे का वैल्यू आप लोग जानते हैं कि 96500 कूलम पर मोल होता है। मतलब 2 इंटू, यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं 2 इंटू 96500, ये कितना इन्वॉल्व है, 41 मोल, MOL मोल। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए, आप क्वेश्चन में फिर से आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 96500 कूलम का कितना लिबरेट करेगा। तो हम लिखते हैं, अगर इतना के लिए कर रहा है तो मान लेते हैं एक्स के लिए, अब 96500। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 96500, ये कट जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आता है, 1/2। और यहाँ पर एक्स क्या हम लोगों ने अज्यूम किया है, दैट इट इज़ मोल। तो मोल पता चल गया, तो मोल हमें पता है, मोल पता चल गया तो हम लोग कैसे मास निकालते हैं, मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो 1/2 इज इक्वल्स टू गिवन मास, हमें मास निकालना है। और मोलर मास हमें पता है क्या होता है, इसका 63.5 होता है, 63.5 होता है, यहाँ पर पॉइंट भी है। तो देयरफॉर यहाँ से हमारा m का जो वैल्यू है वो कितना आ जाता है, 63.5/2 करते हैं तो ये आता है 31.76 ग्राम ऑफ कॉपर, 31.76, यहाँ पॉइंट भी है, 0.76 ग्राम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 63.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। देखिए हम लोगों ने पूरा डेप्थ में समझा कि कैसे ये होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। सो क्वेश्चन सेज दैट द सेल कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल इज। देखिए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि K इज इक्वल्स टू 1/R इंटू L/A। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है जिसमें कि K जो होता है वो कंडक्टेंस होता है। यहाँ पर K क्या होता है, K होता है कंडक्टेंस, यहाँ लिख दे रहे K क्या होता है, K होता है यहाँ पर कंडक्टेंस होता है। वेयर R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, R होता है क्या, रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस। और यहाँ पर जो L/A होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, यही हमारा क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है। यही हमारा है सेल कांस्टेंट, जो कि क्वेश्चन में भी पूछा गया है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हमारा L/A क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल जिंक, और ये पूरा सेल दिया हुआ है, और 1.1 वोल्ट कॉपर का दिया हुआ है। द कैथोड पे ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है कि ये बी इसका आंसर होगा, कैथोड पे कॉपर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु गिव द थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। याद रखना है कि ओस्टवाल्ड ने ये थ्योरी दिया था आयोनाइजेशन का। इन्होंने कहा था कि डाइल्यूशन से वीक इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा आयोनाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन। तो रेट किस पे डिपेंड करता है, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। दैट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। एक्टिव मास पे डिपेंड करता है, मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझा, और जो फैक्चुअल क्वेश्चन था मैंने उसमें डायरेक्ट बता दिया, और जो समझाने वाला था उसमें मैंने समझाया। और अगर आप लोगों ने सेक्शन बी जो थ्योरी वाला पार्ट है, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर वो आपने नहीं देखा है, ये मैंने अपलोड कर चुका है। तो आज के लिए इतना ही। ये मैंने पूरे क्वेश्चन जो भी 2024 में जो भी आया था क्वेश्चन, मैंने पूरे डिस्कस कर दिए हैं। तो इसी के लिए अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि सब क्वेश्चन ऐसे ही डिस्कस हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अनंत ज्ञान एक्स्ट्रा एडुकेयर को। तो थैंक यू।